अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तमाम तर यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा मुबारक। बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से बात नहीं हुई थी। और पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें मेंबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और वो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं या जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कुछ बुनियादी बातें नफसियाती और दिमागी बीमारियों के मुतल्लिक आपको बताई जाएं। तो लिहाजा मैं आज एक छोटी सी वीडियो इस मुतल्लिक आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नफसियाती या दिमागी बीमारी होती क्या है। हर किस्म की बीमारियों की कुछ अलामतें होती हैं। जैसे जिस्मानी बीमारियों की अलामतें होती हैं, उनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। इसी तरह नफसियाती बीमारियों में इंसान के रवैये में तब्दीलियाँ आती हैं। जिस तरह वो सोचता है, जिस तरह वो काम करता है, उसके सोने में, उसके उठने बैठने में तब्दीलियाँ आती हैं और उन तब्दीलियों की बुनियादी कुछ वजूहात होती हैं। यानी अब मैं आपको ये बताऊंगा, मुख्तलिफ दिमागी बीमारियों की मुख्तलिफ अलामात होती हैं। वो हम जब मुख्तलिफ बीमारियों को डिस्कस करेंगे तो उनकी मुख्तलिफ अलामात हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और तफसील से डिस्कस करेंगे। जैसे डिप्रेशन की अलग अलामतें हैं और बहुत सारी बीमारियों की, एंग्जाइटीज़ यानी तनाव की अलग अलामतें हैं। लेकिन आज बुनियादी तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिमागी बीमारी होती कैसे है और क्यों होती है। सबसे पहले बहुत अहम चीज़ ये है कि इंसान का जो दिमाग है, ये आप देखें, ये इंसानी दिमाग का एक मॉडल इस वक्त मेरे हाथ में है। इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर यानी इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसमें अगर तब्दीलियां आ जाएं तो उससे दिमागी बीमारी हो जाती है। उसके अलावा फिर इसमें मुख्तलिफ वेंट्रिकल्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अगर उसकी कमी या ज़्यादती हो जाए तो उससे दिमागी बीमारी हो जाती है। उसके अलावा अगर आपके माहौल में कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो आपको हर वक्त जहनी तनाव में रखें या स्ट्रेस में रखें तो उससे तब्दीली हो जाती है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, जैसे बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो हम गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे सिगरेट नोशी है, कॉफ़ी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मुरगन खाना है, फास्ट फूड है, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर आपके माहौल में अगर बहुत ज़्यादा तनाव हो उससे हो जाती हैं। आपके घर में अगर ज़हनी परेशानी चल रही है, काम में ज़हनी परेशानी चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है तो उससे बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर ये मौरूसी भी होती हैं। अगर फैमिली में किसी को ज़हनी मर्ज़ है तो इसके अहम मुमकिन चांसेस हैं कि उनके आगे फैमिली मेम्बर्स को भी हो। फिर कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ, हर बंदे की अलग शख्सियत होती है। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर ज़हनी बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं या ज़्यादा सख्त तबीयत के लोग होते हैं, सख्त रवैया रखते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर, उनमें ज़्यादा ये बीमारी हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, हमारे माशरे में एक पॉपुलर बिलीव है कि ये ज़हनी बीमारियाँ जिनों भूतों की वजह से होती हैं, जो कि गलत बात है। जिनों भूतों के ज़रिए कोई भी ज़हनी बीमारियाँ नहीं होती। ये जो मुख्तलिफ रीज़न्स मैंने आपको बताए हैं, वजूहात हैं, उनकी वजह से होती हैं। अब चंद बातें, ज़रूरी बातें ज़हनी बीमारियों के इलाज के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। बेहतर ये होता है कि अगर आपको कुछ ज़हनी बीमारी की अलामतें नज़र आ रही हैं, आपके दोस्तों में नज़र आ रही हैं, तो आप करीबी किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जो हम बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे अहम तरीका ये है कि मुख्तलिफ़ हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो दिमाग के अंदर न्यूरोकेमिकल और जो स्ट्रक्चर की चेंजेस आई हैं उनको वो ठीक करती है। या मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब ज़हनी दवाइयाँ जो हैं, नफसियाती दवाइयाँ, इनमें बहुत तरक्की हो गई है और कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे नशा आवर हो और जिसकी आपको आदत पड़ जाए। तो लिहाजा, और ये दवाइयाँ जिस हिसाब से डॉक्टर साहब आपको कहते हैं, आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उस अरसे के लिए इस्तेमाल करें और इन दवाइयों को डॉक्टर के मशवरे से कम या ज़्यादा ना करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर बंद ना करें। और अमूमन ये दवाइयाँ 6 महीने तक चलती हैं
تو ان کو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ جاری رکھیں. دوسری اہم طریقہ علاج جو ہے وہ سائیکو تھراپی ہے, کاؤنسلنگ ہے. ماہر نفسیات ہوتے ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو سائیکائٹرسٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور وہ سوچ کو اور رویے کو تبدیل کرنے میں آپ کو مدد دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی منفی سوچ کو یا اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں. جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کے طریقے میں تبدیلی لائیں. اپنے ٹائم پہ سوئیں اور اچھی غذا استعمال کریں, دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اسکرین ٹائم کم کریں, انٹرنیٹ استعمال کرنے کا, ٹی وی دیکھنے کا, موبائل یوز کرنے کے ٹائم کو کم کریں. اور آپ کے ماحول میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ سٹریس میں آ رہے ہیں تو ان کا کوئی حل تلاش کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کی طرف لانے کی کوشش کریں. جس بھی آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی آپ ٹیچنگز کو فالو کریں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو مدد دیں گی. تو یہ چند اہم چیزیں تھیں. ہاں, اور آخری اہم چیز اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں وہ یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں سے دور رہیں, نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.